BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आपने देखा आज का लेसन कौन सा होगा? वह है कक्षा 8वीं से विषय सामान्य विज्ञान, और हमारा जो पाठ चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे, अर्थात पाठ 5वां, परमाणु का अंतर्भाग, भाग दूसरा। और हमारी आज की चर्चा होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना पर। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो परमाणु की संरचना में हमने बच्चों परमाणु का इतिहास यानी परमाणु का मॉडल अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस तरह पेश किया उसको हमने जाना। उसमें कुछ सिद्धांत थे, शुरुआत में डाल्टन के, फिर थॉमसन के, और हमने रुदरफोर्ड तक चर्चा की थी। और इसी से रुदरफोर्ड की चर्चा से ही हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और वर्तमान एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। तो विभिन्न चरणों में कौन कौन सी खोज हुई थी हमने देखा था अभी। डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डाल्टन का परमाणु, थॉमसन का परमाणु और रुदरफोर्ड का परमाणु में क्या फ़र्क था? डाल्टन ने शुरू में बताया कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण है। ये तो सूक्ष्म कण है, बता ही दिया। वो सघन है तथा ठोस गोला है, ऐसा डाल्टन ने कहा। और यह 1803 में हुआ। उसी प्रकार 1904 में थॉमसन ने बताया कि नहीं, इसमें कुछ फर्क है। उन्होंने बताया यह जो गोला है वह आवेश युक्त है, उसमें धन आवेश होता है, लेकिन उसी के अंदर ऋण आवेशित कण भी होते हैं, इसलिए यह उदासीन रहता है। उसके बाद रुदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, यह जो गोला है वह ठोस नहीं है, यह एक खोखला गोला है और उसके बीच में उसका नाभिक है। तो इस तरह से ये 3 परमाणु मॉडल हमने देखी थी। आज की चर्चा होगी बोर का परमाणु सिद्धांत, और फिर परमाणु की संरचना पर हम चलेंगे कि परमाणु के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले रुदरफोर्ड जो ने बताया, वो उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु के अंदर एक नाभिक है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा उन्होंने
कहा। तो ठीक है, यह बात मान लिया सबने, लेकिन उन्हीं के शिष्य बोर ने कुछ भौतिक नियमों का हवाला दिया, उदाहरण पेश किया और कहा कि नहीं, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी है, कमी है। क्या कमी हो सकती है? उन्होंने कहा कि जिस तरह रुदरफोर्ड ने बताया कि यह जो ऊर्जा युक्त कण है, इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित है, वह वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। ये तो सही बात है, लेकिन वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाला विद्युत आवेशित वस्तु जैसे जैसे घूमते जाएगा उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, और अगर उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी तो धीरे धीरे वह नाभिक की ओर आकर्षित होता जाएगा, अर्थात वह धीरे धीरे नाभिक के अंदर जाएगा और नाभिक का आवेश अस्थिर हो जाएगा, यानी यह जो परमाणु वो अस्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार रुदरफोर्ड का जो परमाणु एक अस्थायी आवेश युक्त परमाणु हुआ, जो कि गलत था, जबकि परमाणु सभी को पता है कि वह उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश समान ही होते हैं। तो ऐसा होने पर यह अस्थायी हो गया, क्योंकि इसमें एक ऊर्जा खत्म हुई या आवेश खत्म हुआ इलेक्ट्रॉन का। ऐसे धीरे धीरे तो सभी चली जाएंगी, तो आवेश जो है वो अस्थायी होगा रुदरफोर्ड के परमाणु में। तब बोर ने क्या बताया? उन्होंने स्थायी कक्षा का बताया, यानी कक्षा स्थायी है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में होते हैं और स्थायी ऊर्जा वाले होते हैं, जो कि 1913 में ही तुरंत उन्होंने इसे बताया। तो सन 1913 में नील बोर ने स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के मध्य भाग में नाभिक है और नाभिक से समान दूरी पर, यानी कुछ दूरी पर ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उसी नाभिक से समान दूरी पर कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उसी नाभिक से समान दूरी पर कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब उनकी जो कक्षा है वो समकेंद्री, यानी एक ही केंद्र से समान दूरी पर स्थित विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं वहाँ पर वो स्थायी होती है, उनकी ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। यानी अगर वो अपनी कक्षा में घूम रहे हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं। ये पहला उन्होंने बताया। दूसरा, विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। तो ऊर्जा स्थिर रहती है, इसका मतलब वो उदासीन है। तो ऊर्जा में गड़बड़ी कब आएगी? जब वो अपनी कक्षा बदलेगा इलेक्ट्रॉन, तभी ऊर्जा का जो है लेन देन होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में अगर जाता है तो क्या होगा? उसे जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह के नाभिक से दूर जाना है उसे। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा नाभिक के, उसके पास उतनी कम ऊर्जा होगी, या वहाँ स्थिर रहने के लिए उसे बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह केंद्र के पास है, वह आकर्षित है केंद्र से अधिक बल से।
लेकिन जैसे ही वो कक्षा बदलने का प्रयास करेगा या जैसे ही उसमें ऊर्जा अधिक आएगी वह कक्षा बदल पाएगा। तो जब वो अंदर की कक्षा से बाहरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है और वहाँ पहुँच जाता है, यानी जैसे ही दूर गया उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक उसका उल्टा, और जब वो ऊर्जा उसमें से ख़त्म हो जाएगी, कम होगी, तो वो छलांग लगाकर फिर से अपने पूर्ववत कक्षा में आ जाएगा जहाँ जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। यानी अधिक ऊर्जा है तो वो बाहरी भाग में रहेगा, कम ऊर्जा हो गई तो फिर वो अंदर वाले कक्षा में आ जाएगा। तो ये रहा बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं, बाद में अलग अलग और भी शोध हुए। कुल मिलाकर बाद में यह क्लियर हुआ कि किसी भी परमाणु में 3 सूक्ष्म कण या उप परमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कुल मिलाकर वो क्या हैं उसी को हम जानेंगे। तो परमाणु में सबसे अंदर धन आवेशित नाभिक होता है और उसका बाहरी भाग खोखला है, अवकाश युक्त है। तो 2 भाग हो गए परमाणु के मुख्य, एक नाभिक अंदर का और बाहरी हिस्सा बाहरी भाग कहलाएगा। तो नाभिक और बाहरी भाग मिलाकर पूरा एक परमाणु का एरिया बनता है। तो परमाणु में एक नाभिक है और उसके बाहरी भाग हैं। नाभिक के अंदर क्या है पहले हम उसको जानेंगे। नाभिक, न्यूक्लियस। तो परमाणु का मध्य भाग नाभिक होता है और नाभिक धन आवेशित होता है। तो अंदर जो केंद्र में है वैसा वह धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और पूरा द्रव्यमान यानी इस परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वह इसी नाभिक के कारण है। इलेक्ट्रॉन का वजन 9 के बराबर है, इसलिए वो बाहर तैरते रहता है। इतना हल्का होता है नाभिक की तुलना में कि वो बाहर घूमता रहता है, चक्कर लगाता है। तो द्रव्यमान का जो भी वजन है, परमाणु का जो भी द्रव्यमान है वह सब इसी नाभिक के कारण है। और नाभिक में 2 प्रकार के सूक्ष्म कण या उप परमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक तो क्या है देखते हैं हम। तो नाभिक और बाहरी भाग मिलाकर परमाणु में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिसमें से धन आवेशित एक कण है प्रोटॉन, धन आवेशित प्रोटॉन, और दूसरा है बिना आवेश का उदासीन न्यूट्रॉन। अर्थात नाभिक में 2 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलाकर नाभिक का द्रव्यमान होता है, या यूँ कहे इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मिलाकर बनता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो एक घटक मान लिया, अगर इसको एक नाम देना हो तो न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कहने का मतलब हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, दोनों मिलाकर इसको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तभी हम नाभिक की चर्चा कर रहे हैं। नाभिक के अंदर जो 2 घटक हैं, नाभिक, बाहरी भाग, ये मिलाकर ही परमाणु होता है। तो नाभिक में हमने देखा धनावेशित प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक के स्थिति में जो भी आवेश है धनावेश, वह इसी प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है। और प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उसी संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी प्रोटॉन जितना परमाणु का या तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वह उतना ही हुआ, उसे Z से दर्शाते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाएंगे। अगर परमाणु क्रमांक
4 है किसी तत्व का, इसका मतलब उसके अंदर 4 प्रोटॉन होंगे। अगली चर्चा न्यूक्लियस की। दूसरा जो सूक्ष्म कण है न्यूक्लियस का नाभिक के अंदर, वह है न्यूट्रॉन। यह उदासीन सब एटॉमिक पार्टिकल है और यह हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं में यह पाया जाता है और इसकी संख्या लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होती है। कुछ एक तत्वों को छोड़कर मोस्टली सभी तत्वों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान ही होती है। तो इनका जब भी द्रव्यमान निकाला जाएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़कर ही इसका द्रव्यमान होगा, क्योंकि दोनों इसके अंदर हैं। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमने जाना नाभिक का भाग यानी परमाणु के अंदर का भाग। अब ये 2 कण तो इसमें मिल गए अंतर, परमाणु के बाहर क्या है यानी नाभिक के बाहर क्या है? तो परमाणु के नाभिक के बाएं भाग में स्थित ऋण आवेशित कण हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है और बहुत ही हल्के हैं इस नाभिक की तुलना में, यानी उसका वजन न के बराबर माना गया है, नगण्य है। तो नाभिक का जो धन आवेश है प्रोटॉन, वह इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी प्रोटॉन अगर 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। इसके पहले मैंने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी समान होते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी कभी भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा समान होंगे, क्योंकि एक धन आवेशित है तो एक ऋण आवेशित है, इसलिए वो उदासीन है। एक भी कम ज़्यादा हुआ तो आवेश में परिवर्तन आ जाएगा। तो परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन 9 के बराबर है, यानी इलेक्ट्रॉन को गिनते ही नहीं है उसके द्रव्यमान को। अर्थात परमाणु का जो द्रव्यमान है वह केवल नाभिक के द्रव्यमान से ही गणना की जाती है। तो अब उसको हम एक ग्राफ या ले डायग्राम वाला देखते हैं कि हमने परमाणु की संरचना में क्या क्या देखा। तो हमने उसमें 3 उप परमाणुविक कण देखे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से? पहले देखा हमने प्रोटॉन धनावेशित, दूसरा न्यूट्रॉन उदासीन, ये दोनों कहाँ है? नाभिक के अंदर। और तीसरा जो कण देखा हमने इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, वो नाभिक के बाह्य भाग में है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स या उप परमाणुविक कण हैं, जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी मैंने बताया ये नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहरी भाग में होता है। तो परमाणु की संरचना में 3 महत्वपूर्ण सूक्ष्म कण या मूल कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 2 नाभिक के अंदर, 1 नाभिक के बाहर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग समान होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी जो धन आवेशित और ऋण आवेशित कण हैं वह हमेशा समान ही होते हैं। तो उप परमाणुविक कण प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखिए इसे, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, यह हमने देखा अब तक। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन है। और प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों समान होते हैं, केवल एक धनावेशित होता है तो एक ऋणावेशित होता है, इसलिए दोनों की संख्या भी समान है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, जो कि नाभिक के अंदर है।
ई का द्रव्यमान मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन का वह न के बराबर है, इसलिए NpE मिलाकर द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन E की गिनती न के बराबर है, इसलिए परमाणु का जो द्रव्यमान A है, एटॉमिक मास, वह N और P को मिलाकर होता है। चलिए यहाँ देखते हैं दो उदाहरण, एक हीलियम नामक तत्व का, एक हाइड्रोजन नामक तत्व का। उसके अगर नाभिक को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन में एक P+ दिख रहा है, यानी एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी होगा ही, ये पक्का हो गया। और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होगा, नाभिक से बाहर। हीलियम को देखें तो 2 प्रोटॉन हैं, इसका मतलब उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब उसके नाभिक को देखने पर न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ा भिन्न भिन्न है। तो पहले परमाणु क्रमांक क्या होता है हमने चर्चा की, तो जितना प्रोटॉन है वही परमाणु क्रमांक है। तो हीलियम का प्रोटॉन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है। चूंकि प्रोटॉन 2 है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का प्रोटॉन हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इसलिए एक ही है। चूंकि प्रोटॉन 1 तो परमाणु क्रमांक भी 1 ही होगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो कुछ और जानकारी देखते हैं। यह हीलियम का उदाहरण हमने अभी देखा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन इसके अंदर है। परमाणु द्रव्यमानक देखते हैं, भार देखते हैं। प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, सॉरी मैंने बताया था कि हीलियम में एक ही न्यूट्रॉन है, नहीं, हीलियम में भी प्रोटॉन के बराबर ही न्यूट्रॉन है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन भी 2, इलेक्ट्रॉन भी 2। अब भार निकालना है, तो भार क्या होगा, तो हमने देखा परमाणु का भार पूरा उसके नाभिक के भार के बराबर होगा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसका मतलब परमाणु का द्रव्यमान जो A है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, अर्थात 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बराबर 4। यह हो गया परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमानांक 4। और परमाणु क्रमांक कितना है इसका, प्रोटॉन के बराबर 2, 2 परमाणु क्रमांक हुआ, 4 परमाणु द्रव्यमानांक हुआ। उसी प्रकार हाइड्रोजन में क्या हुआ, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 0। तो इसका A यानी द्रव्यमानांक क्या हुआ, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 मिलाकर 1 ही हुआ, अर्थात हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वह भी 1 हुआ और उसका परमाणु क्रमांक भी 1 ही है क्योंकि प्रोटॉन 1 है। अब चलते हैं किसी भी तत्व का संकेत लिखने, यानी हर बार हमें चित्र बताकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक बताने की जरूरत नहीं है। हम संकेत द्वारा उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले संकेत लिखते हैं बॉक्स में, लेफ्ट साइड में नीचे उसका परमाणु क्रमांक और ऊपर जो है परमाणु द्रव्यमानांक होगा। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमानांक वह भी 1 है, तो इसको संकेत रूप में पहले H लिखेंगे, उसके बाद उसके क्रमांक को नीचे और उसके द्रव्यमान को ऊपर लिखेंगे। इस तरह से H11 हो गया ये। उदाहरण के तौर पर हीलियम देखते हैं, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु द्रव्यमानांक 2 और 2 4 था, तो इसको संकेत रूप में कैसे लिखेंगे, He हीलियम संकेत हो गया उसका, और नीचे परमाणु क्रमांक।
ऊपर परमाणु द्रव्यमानांक। तो ये हो गया संकेत रूप। है ना आसान लिखना? तो कैसे लिखते हैं देखा आपने, बीच में संकेत बॉक्स दिखा है। ए यानी द्रव्यमान ऊपर, जेड क्रमांक नीचे। और कुछ उदाहरण है, उसको हम देख लेंगे ध्यान से फटाफट। यह है हीलियम, हाइड्रोजन। तो एक क्रमांक है और एक द्रव्यमान भी है, तो 1 3 दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पर 3 प्रोटॉन तो होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कुल कक्षा में मिलाकर। एक 2 अंदर की कक्षा में है, एक बाहर है। लिथियम है ये, इसमें प्रोटॉन 3 होंगे पक्का है, न्यूट्रॉन 4 होते हैं बच्चों। इसका मतलब इसका द्रव्यमान हो गया 3 और 4 7। चूँकि प्रोटॉन 3 ही है तो क्रमांक 3, द्रव्यमान 7 हुआ, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है वह 4 है। तो न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक और परमाणु भार से या द्रव्यमान से हम संकेत लिखेंगे। यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन इसलिए 8 आपको टोटल दिखाई दे रहे हैं। तो 8 और 8 16 इसका द्रव्यमान हो गया और 8 इसका परमाणु क्रमांक हो गया। तो द्रव्यमान में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला देते हैं और परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटॉन की संख्या लिखते हैं। उसी प्रकार ये है, गिन लीजिए 9 फ्लोरीन। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, मतलब प्रोटॉन 9 होगा तो परमाणु क्रमांक भी 9 हुआ। और चूँकि न्यूट्रॉन इसमें 10 होते हैं तो 9 और 10 19 हो गया इसका द्रव्यमान। तो फ्लोरीन का क्रमांक 9 और 19 हो गया द्रव्यमान। उसी प्रकार और एक दो उदाहरण सोडियम को देखते हैं। हमको पता है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो 11 प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 11 है। न्यूट्रॉन इसमें 12 होते हैं तो 11 और 22 23 हो गए। 11 और 23 12 मिलाकर 23 हो गए परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरह उसको लिखेंगे। अगला है AS, आर्सेनिक। इसका परमाणु इसमें गिनने पर पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन 33 हैं, मतलब परमाणु क्रमांक 33 हुआ। और इसमें न्यूट्रॉन 42 हैं, तो 33 और 42 मिलाकर 75 इसका द्रव्यमान हो गया। तो 33 क्या है परमाणु क्रमांक और 75 क्या हुआ द्रव्यमानांक, एटॉमिक मास। तो ये रहा संकेत रूप में लिखना। चलिए आपके लिए एक सिंपल सा उदाहरण है, देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से अंदर प्रोटॉन को देखिए कितने हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने को देखिए। P+ सिंगल है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहरी कक्षा में। क्या ये सही होगा? दूसरी आकृति है P+N। दोनों आकृति को ध्यान से देखिए। अब कौन सा सही है? एक में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन 4 हैं। इसका मतलब दूसरी आकृति सही है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। कक्षा भले भिन्न भिन्न हो सकती थी, लेकिन संख्या के आधार पर देखिए तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस आकृति को देखकर केवल आपको पार्टिकल्स की संख्या लिखनी है। जैसे प्रोटॉन कितने हैं इसमें तो दिखाई दे रहा है, न्यूट्रॉन किस में है कितना है वो देखना है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको बताना है, एटॉमिक मास कितना होगा, द्रव्यमानांक कितना होगा यह बताना है, और एटॉमिक नंबर सेट परमाणु क्रमांक कितना होगा यह बताना है। चित्र को ध्यान से देखो और उसके सामने लिखो। चलिए देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं, 4, वो दिख ही रहा है वहाँ पर। तो निश्चित है इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो भी 4 दिख रहा है। 4 अंदर ही के नाभिक में दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे,
न्यूट्रॉन 4 हुए। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमने वाले 4 हैं वो भी। मास क्या हुआ, द्रव्यमान P और N मिलाकर 4 और 4 8 हो गए। और एटॉमिक नंबर क्या होंगे, क्रमांक जितना प्रोटॉन, प्रोटॉन 4 है तो ये हो गए 4। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।